क्या यह वाकई में संभव है कि अखिलेश के पीडीए में योगी सेंध लगा दे? दरअसल यूपी की सियासी घड़ी ने 2027 के लिए अब टिक टिक करनी शुरू कर दी है। कैलेंडर सिर्फ अगले 365 दिनों को ही नहीं गिन रहा। इस कैलेंडर में दलित समाज से आने वाले महापुरुषों को अपना बनाने और दिखाने की जद्दोजहद कहीं ज्यादा हो गई है। तभी तो अखिलेश यादव अपना दलित कैलेंडर तैयार किए ही थे कि अब खबर ही आ रही है कि योगी का भी ऐसा ही एक कैलेंडर तैयार हो चुका है। 20% दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने दलित कैलेंडर एक तैयार किया है, जिसमें 15 दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि की तारीख मार्क की गई है। और उस तारीख पर यूपी के हर जिले, हर तहसील में बीजेपी का संगठन एक विशेष कार्यक्रम का साल भर तक आयोजन करेगा। आप इनके नामों पर गौर कीजिए, फिर पूरी कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। बीजेपी के इस कैलेंडर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जो कि सबसे बड़े आइडियलॉग है मायावती के लिए, बीएसपी के लिए, काशीराम साहब, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि दोनों को मनाना तय किया गया है। काशीराम की जयंती 15 मार्च को है और पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को है। संत गाडगे महाराज की जयंती 23 फरवरी को है और पुण्यतिथि 20 दिसंबर को है। इसी तरीके से रमाबाई अंबेडकर की जयंती 7 फरवरी को और पुण्यतिथि 27 मई को मनाई जाएगी। सावित्रीबाई फूले एक और महान नेता रही हमारे देश की, उनकी जयंती 3 जनवरी को और पुण्यतिथि 10 मार्च को बनाने की तय हुआ है। स्वामी अच्युतानंद की जयंती 6 मई को और पुण्यतिथि 22 जुलाई को मनाई जाएगी। झलकारी बाई की जयंती 22 नवंबर को और पुण्यतिथि 4 अप्रैल को। जिस काशीराम ने एक वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ दलित वोटों को सत्ता की चाबी बनाया था, जिस काशीराम की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती कहा करती थी कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क नहीं है, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं, उसी काशीराम को बीजेपी ने अपने प्रातः स्मरणीय नेताओं की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब सवाल है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए में सेंध लगा दी है? आज यूपी की राजधानी लखनऊ में टाइम्स नाउ नवभारत का एक विशेष कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये पीडीए पर सवाल हुआ, तब उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। इनका पीडीए अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके सीईओ हो जाएंगे, रामगोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वह वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये पीडीए उसी का नमूना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हमारी सहयोगी नविका कुमार जी का ये पूरा इंटरव्यू आप रात 8 बजे पूरा देख सकेंगे। तो ये तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। इसी कार्यक्रम में मेरे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज सुबह सुबह जुड़े थे। जब मैंने उनसे मायावती का जिक्र किया तो सुनिए किस तरीके से ब्रजेश पाठक जवाब देने में या ना देने में असहज महसूस कर रहे हैं। आपने परिवारवाद को बेसिकली टारगेट किया कांग्रेस और सपा के नाम पर। बसपा में भी तो परिवारवाद है। आप मायावती को आज याद नहीं कर रहे हैं? केवल 3 मिनट का वक्त रह गया हमारे बीच। क्या वो मायावती जी ने आकाश को बना दिया? आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने उस पर सवाल को पूछा मुझसे? अरे आपने चौथी पार्टी सवाल पूछा, आप ही कह रहे थे उनको, आपने नमाजवादी कहा। चौथी पार्टी है वो आपके राज्य की। सवाल ही नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा, हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा, आपने बार-बार तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने, मैंने इसलिए बताया कि जो एक आधारभूत ढांचा है, लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं। बीएसपी के बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? मेरा कहना है, मायावती जी ने अपने भतीजे को, आकाश को, एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या ये उचित है? इस पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक की क्या राय है? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है और हमारा ये मानना है कि हम उसके बीच इधर देखिए ना, इधर देखिए, जो मुख्य बात है उस पर आइए। क्या आप उनको मानते हैं?
नेता है मायावती जी देश की। क्या आप उनको 16, 17, 18% वोटर की नेता है भाई आज की तारीख आपने में। सारा का सारा सवाल उधर ही पूछा है। हाँ सारा का सारा सवाल सपा पे ही पूछा है आपने वहीं से शुरू किया। बाबर भाई सपा ने लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को हराया यूपी में, इसलिए सपा सबसे बड़ा अपनी कहां विरोधी हराया है। बीजेपी को? सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं सपा देखिए, लोकसभा में ये 37 सांसद लेके। जो टेम्परेरी जीत होती है वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। इन्होंने गुमराह करके आप उठा बसपा दिया। पे नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं ये मान के चलूं नवभारत के मंच पे ब्रजेश पाठक ये हिंट देके जा रहे हैं कि अगले चुनावों में बसपा और भाजपा के बीच कोई समझदारी हो रही है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं। मैं उनके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया है जिनके सवाल आपने हमसे पूछे। नहीं, अभी सुना है कि बीएसपी सुप्रीमो को दिल्ली में बंगला भी मिल गया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है? आपको तो सारी जानकारी होती है, ये जानकारी कैसे मिस हो गई आपके पास से? आपकी तो नेता रही हैं, आप उनके पीछे सदन में बैठते थे, हमने आपको देखा है भाई, हमने आपको राज्यसभा में कवर किया है, खूब कवर किया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं मुझे बसपा और भाजपा मुझे अभी के कोई बीच? जानकारी नहीं। आपके शब्द भी तलखी वाले नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं। ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। आपके चेहरे पे बहुत कुछ लिखा हुआ है आज, जैसे आप मुझे पकड़ रहे थे ना। चलिए मैं आपको और मुसीबत में डालता हूँ। इन दिनों मायावती भी यूपी की राजनीति में सुपर एक्टिव हो गई हैं। वहीं 100 सोनार की एक लोहार की तर्ज पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान डी भी अब दलित कैलेंडर के रूप में सामने आ गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत नहीं मिली तो इसके पीछे की वजह दलित वोटों की शिफ्टिंग मानी गई। सीएसडीएस लोक नीति के आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को दलितों में जाटवों का 24% वोट मिला, जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को 25%, जबकि बीएसपी को 44% जाटव वोट मिले थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी जाटव तबके से आती हैं और बीजेपी के 80-20 वाले फॉर्मूले के 80 में दलित भी आते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ इंटरव्यू में जब 80-20 का जिक्र आया तो सुनिए ब्रजेश पाठक ने क्या स्टैंड लिया। पीड़ित लोग हैं, सुन लो भाई, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी ये इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, इनके पास आइए। मैं तैयार हूं। जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे? अच्छा भाई, आप भाई ये हमारी कहोगे? पूंजी क्या है बताना। हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे तो हम 80 न कहेंगे। तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो 100% वोट मिले? भाई हाथ पैर तो सबका जोड़ते हैं। हम बैंक में जाते हैं भैया 100% फाइनेंस कर दो, तो बैंक वाला कहता नहीं 85 से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों भैया? साइकिल साहब बताओ। आप कोशिश भी नहीं करते ना भैया। हम 15% के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सबको पक्का मकान दिया है, सबको बिजली दिया है, सबके घर के बम्बा लगवा हुआ है, सबका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिन है। सारा इंतजाम तो की नहीं, यही हाथ पैर है भैया। और बताओ, गोड़ और छुई ले नहीं, यूपी की सियासत में दलित वोट 20 से 21% के करीब माने जाते हैं और यही नहीं, ये सिर्फ एक वोट बैंक ही नहीं है, एक निर्णायक सियासी ताकत है ये, जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी की सियासत का अगला अध्याय शुरू किया गया है। एक तरफ लखनऊ में बीजेपी के कैलेंडर छप चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मायावती को टाइप 8 का एक बड़ा बंगला दोबारा दिया गया है। यह बंगला उन्हें बतौर बीएसपी अध्यक्ष दिया गया है। ये टाइप 8 बंगला है, जबकि नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें टाइप 6 या टाइप 7 का बंगला ही मिल सकता है। वैसे दावे ये किए जा रहे हैं कि बहन जी को बंगला नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत दिया गया है, लेकिन आज के दौर में राजनीति में हर प्रक्रिया का एक प्रतीक भी होता है और अगर वो प्रतीक मायावती से जुड़ा है तो यूपी की राजनीति में बहुत मायने रखता है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 2027 को लेकर बीजेपी और बीएसपी के बीच पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के शहरी विकास एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर एक बंगला दिया गया है जो टाइप 8 का बंगला है। हालांकि उनके कुछ खास लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही कि शायद 29 नंबर का जो 29 नंबर की कोठी है एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग में, वो भी उनको
को मिल सकती है, वो भी टाइप 8 का बंगला है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को टाइप 6 या टाइप 7 का बंगला ही आवंटित होता है, लेकिन मायावती के लिए टाइप 8 का बंगला दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही लोधी स्टेट में मायावती का टाइप 6 का बंगला था जो उनसे खाली करवाया गया था, लेकिन अब मायावती को टाइप 8 का बंगला दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और मायावती के बीच में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में इन दिनों बीजेपी और मायावती की जो साठगांठ है उसकी चर्चा चल रही है, और इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसकी खुशबू से जो सत्ता के गलियारे हैं वो महक रहे हैं। खिचड़ी पक रही है, सत्ता के गलियारे महक रहे हैं। हिमांशु की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बीजेपी और बीएसपी में करीबी बढ़ने के चर्चों के बीच पिछले साल काशीराम की पुण्यतिथि पर भी खूब हवा मिली थी। बात पिछले साल 9 अक्टूबर की है, जब मायावती ने लखनऊ में कई साल के बाद एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अंदर खाने से यह खबर आई कि उस रैली के करीब 2 हफ्ते पहले मायावती और सतीश मिश्र योगी आदित्यनाथ से मिले थे। उनके बीच क्या बात हुई, ये बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन रैली के मंच से मायावती ने एक तरफ योगी सरकार की तारीफ की तो वहीं अखिलेश यादव और उनके पीडीए पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है? तो एक तरफ बीएसपी और अखिलेश में वाकयुद्ध चल रहा है, तो वहीं माघ मेला के दौरान शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पूरी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए थे। अखिलेश को वहां पर एक विंडो दिखाई देता है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा ले, अब सियासत जो ना करवाए। शंकराचार्य में इस विवाद में अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई दे रहा था। जब उसी शंकराचार्य विवाद पर मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे आज सवाल किया अपने कॉन्क्लेव के दौरान, तब ब्रजेश पाठक ने क्या जवाब दिया अपनी पुलिस पर, सुनिए। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है, और जिसने भी खींचा होगा देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं, और ये जान लो खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर, एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज। ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है, आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है, इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो? पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा, सीएम ने कहा, हमने सामने, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। इस प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है। आप किसकी तरफ है? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ है? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं, और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिसकर्मियों ने कुकृत्य किया उसको
को कभी कोई माफ नहीं करेगा।